हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लेते। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसके जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, फर्स्ट का आपका इंट्रो रहेगा, सेकंड है आपका नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, थर्ड है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड लास्ट आपका रहेगा रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स। आपका जो इंट्रो है वो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मैंने इंट्रो वाला टॉपिक स्किप किया है। तो हम इसका नेचर पे चलते हैं कि HRD का नेचर क्या है। जैसा कि हमें पता है कि HRD का जो मेन फोकस रहता है एम्प्लॉयज़ का हेल्प करना, ताकि वो अपनी जो स्किल्स है, अपनी पोटेंशियल्स को अपने कैपेबिलिटीज़ तो वो पहचाने, उनको हेल्प मिले ताकि वो बेटर तरीके से अपनी परफॉर्म कर सके। और क्योंकि जब वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो उनकी तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका काम होता है वो अच्छे से कर पाते हैं। जब हम उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो उससे उनको हेल्प मिलती है खुद के बारे में, स्किल्स अपनी कैपेसिटी को जानते हैं, अपने स्किल्स को जानते हैं। उससे फिर वो अच्छे से बेटर और अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि साथ ही साथ उनको तो अपने स्किल्स का बारे में पता चलता ही है, साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए HRD का सबसे ज़्यादा मेन फोकस यही होता है कि हम एम्प्लॉयज़ के कॉम्पिटेंसी को फोकस करें, उनके उनके स्किल के ऊपर काम करें, ताकि वो आज भी और इन फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डिमांड्स होती हैं उनको फुलफ़िल कर सके। ओके, अब बात आती है कि HRD के फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ीचर तो यही होता है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन में चलता ही रहता है। फिर आता है कि जो HRD का जो मेन फोकस होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर भी होता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को हमें कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर भी फोकस होता है। HRD को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमारा मेन होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम उन पे फोकस करें, उनके ऊपर ध्यान दें कि क्या इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिससे कि HR ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करें। क्योंकि जब हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तभी तो वो अपने काम को बेटर तरीके से कर पाएंगे। अगर उनको रिसोर्सेज ही हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट कि HRD की जो एक्टिविटीज़ है वो ये है कि हम उनकी जो एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को लेके उनका उनकी कैपेबिलिटी पे ध्यान दें, उनकी पोटेंशनलिटी पे ध्यान दें कि उनका क्या पोटेंशनल है, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, उनको वो देखते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, HRD का जो हाईलाइट अगर हम पॉइंट बोले तो वो वही है कि वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हैं कि एम्प्लॉयज़ वो उस अपने काम को बेटर तरीके से करें, वो उनके उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, फिर आता है कि HRD प्रमोट करते हैं कि वो एक पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के रखें। क्योंकि जितना होता है ना कि आप जिससे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हो तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ हम प्रमोट करते हैं और हम एक पॉजिटिव क्लाइमेट भी बना के रखते हैं। क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव क्लाइमेट में आप वहाँ रहते हो, काम करते हो, एक दूसरे से सबसे अच्छे से बातें होती है तो काम करने में ना बहुत मज़ा आता है। और ऐसा माहौल हो जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है कि कोई एक दूसरे को देख के जेलस फील करता है, वो कैसे प्रमोट हो गया है, उसने इतना अच्छा काम कैसे कर दिया, अप्रिशिएट नहीं करते। वो चीज़ें जब होती है ना तो वहाँ पे ना काम करने में ना मज़ा नहीं आता। तो हमें ना HRD का जो मेन ये भी काम होता है कि वो एक पॉजिटिव क्लाइमेट बना के रखते हैं।
फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि एचआरडी का एक्टिविटीज़ में ना सबसे ज़्यादा तो ये तो है ही कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हमें पॉजिटिव बना के रखना होता है, डेवलप करना होता है। जैसे कि लर्निंग हो गया, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए सीनियर एंड सबॉर्डिनेट्स में। क्योंकि जब एक सीनियर और एक एम्प्लॉयज़ के बीच का जो रिलेशनशिप अगर पॉजिटिव रहता है ना, लाइक एक अच्छा कोऑर्डिनेट होता है, अच्छे से बातें होती है, सारी तरीके की वे बातें कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। उससे ना काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है, ये थे इसके फीचर्स। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की कि एचआरडी का डेवलप कैसे हुआ। तो एचआरडी का जो ओरिजिन हम देखें तो उसका 18 सेंचुरी के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से यूज़ हुआ था। लाइक उसका 1980s में ना एचआरडी का टर्म ज़्यादातर मतलब यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि पहले हाउस होल्ड आइटम्स पे हम सबसे ज़्यादा बोला जाता था, क्योंकि बहुत छोटी छोटी शॉप्स होती थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने स्किल्स के ऊपर काम करते थे, जिनको जो चीज़ें आती थी वो उसी को लेके लाइक काम करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे एचआरडी का डेवलपमेंट हुआ तो 1809 में ना एक वोकेशनल स्कूल डेवलप लाइक स्टैब्लिश किया गया था डेविड क्लाइंटन ने। उस वोकेशनल स्कूल में ना बहुत सारे फाउंडेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें डेवलप की गई थी, एजुकेशन से रिलेटेड भी, एंड लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट्स हैं, लाइक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, लाइक हर तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व की जाती थी। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवैल्यूएशन हुआ 1800 में। उसमें भी बहुत सारी फैक्ट्री स्कूल्स डेवलप किए गए, जिसमें फैक्ट्री स्कूल जो था ना वो कंपनी थी जो न्यूयॉर्क में 1872 में सबसे पहले वहाँ पे बनी थी। फिर उसके बाद हमारी एक टी मॉडल एक कार थी जो लॉन्च हुई थी, हेनरी फोर्ड ने 1913 में डेवलप की गई थी। ये बहुत बड़ी लाइक थी और ये सबसे पहले ऐसी कार थी जो लॉन्च की गई थी मॉडल टी के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद मैस्लो ने हायरार्की नीड के बारे में बताया। जैसे कि हमें पता है ना कि हमारी हमने साइकोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हमने ये जो हायरार्की नीड वाली थी, जो मैस्लो ने जो एक अपना मॉडल दिया था हायरार्की वाला, जिसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा लाइक आता है ना कि सबसे पहले हम इसमें ना बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला आपका आता है कि साइकोलॉजिकली नीड्स आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उसके बाद हम सेफ्टी नीड पे जाते हैं, एंड जब हमारी सेफ्टी नीड कंप्लीट हो जाती है तो हम फिर ये लव एंड बिलोंगिंगनेस पे जाते हैं। फिर उसके बाद हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे जाते हैं, एंड जब हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्लीट हो जाती है तो हम सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन वाले लास्ट स्टेज पे हम पहुंचते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें कंप्लीट हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग डायरेक्टर वाला एक फॉर्म्ड हुआ था 1942 में। इसमें भी बहुत सारे ट्रेनिंग एंड प्रोफेशंस तरीके के होने लग गए, तो इसमें बहुत सारे रोल एंड बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई थी एचआरडी से रिलेटेड। अब उसके बाद जो हमारा आता है कि सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ एचआरडी। इसके बेनिफिट्स क्या थे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी एचआरडी की। एचआरडी का क्या है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट है लाइक उस ये नहीं है कि आप उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस लेके आ सकते हो, नहीं। जैसे होता है ना कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ना चैलेंजेस आ रहे हैं। सभी सोचते हैं कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन से बेटर हम करें, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी लेके आते हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रही है, ग्लोबलाइजेशन जैसी टर्म्स हो रही हैं। तो ऐसा ना कि हर चीज़ टाइम के साथ है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और आज के टाइम पे तो वैसे भी इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं ना कि हम उनसे ज़्यादा बेटर करेंगे, हम उनसे ज़्यादा बेटर करेंगे, तो बहुत फास्ट चीज़ें चेंजेस होते जा रहे हैं। तो ये भी ठीक है, बट ये है ना कि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते जा रहे हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। तो एचआरडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे ना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, फिर अपना
प्रोग्रेस देते हैं, फिर अपना करियर उसी में ऑर्गेनाइजेशन में ही अपना पूरा करियर वहीं पे लगा देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सब कुछ करते हैं। और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, करियर डेवलपमेंट हो गया, कोचिंग कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना। ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि एम्प्लॉयज़ को नॉलेज मिले, वो अपनी स्किल को डेवलप करे एंड ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर परफॉर्म कर सके। इसलिए हम उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करवाते हैं। एचआरडी का फॉर्मल और इनफॉर्मल मैनर भी होता है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्लोबल जैसे इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे कंपटीशन फेस करने होते हैं। इसी वजह से हमें ना ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत सारा ट्रेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो जो ग्लोबल इकोनॉमी इतना अच्छे से चल रहा है वो उससे compete कर सके। और मैनेजर एंड सुपीरियर के अंदर भी हमें ना बहुत सारे स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं, ताकि वे बहुत वर्कर्स जो है ना वो अपने जो भी चैलेंजेस वगैरह आते हैं उनको फेस कर सके। ओके, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस और इसके बेनिफिट्स। अब बारी आती है कि इसके फंक्शंस क्या हैं एचआरडी के। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो फंक्शन ये आता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का तो हमें पता है कि हम उनको ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करे, अपनी स्किल को इंक्रीज़ करे और वो अपनी परफॉर्मेंस और बेटर तरीके से दे। डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म फोकस टर्म है, जिसे हम लंबे टाइम तक हम फोकस कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी उनकी सबसे अच्छा तो ये है कि हम उनकी कॉम्पिटेंसी पे काम करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट में एंड फ्यूचर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें। इसमें ना कोचिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, काउंसलिंग हो गई। हम ये ओवरऑल ये इसलिए करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ डेवलप कर सके, उनको और ज़्यादा बेटर नॉलेज मिले, क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो आज compete कर सके दूसरे लोगों के साथ। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में ना दो चीज़ें आती है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो ओवरऑल ये होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें जो चेंजेस करने चाहिए उन पे हमें फोकस करना चाहिए, उनको हमें डेवलप करना चाहिए। एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक आप इंडिविजुअल के टर्म्स पे आप किस तरीके से आप देख रहे हो। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड करें। अगर उनको कुछ स्किल्स वगैरह के रिलेटेड आप उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते ताकि वो अपने आप में चेंजेस लेके आ सके। टीम्स हो गई, ग्रुप्स हो गए, तो इन सब पे हमें फोकस करना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट आता है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। आपके इश्यूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये इसमें सबसे ज़्यादा दो मेन पॉइंट्स पे हम काम करते हैं, एक करियर प्लानिंग एंड एक करियर मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग में क्या है ना कि हम प्लान्स के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ और स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं कि वो अपनी स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान दे ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम और अच्छे से कर पाए, जो कि ऐसे काम ना करे कि जिस पे उनको आता ही नहीं है कुछ। जिसको जो काम आता है ना वो उसी फील्ड में काम करे ना, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। और करियर मैनेजमेंट में ये होता है कि आपके अंदर जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। आपने जो भी स्ट्रेटजीज प्लान्स वगैरह बनाए हैं, आप जिस फील्ड में अच्छे हो उसके रिलेटेड आपकी जो एबिलिटीज़ है आप उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। ये होता है आपका करियर मैनेजमेंट। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इसमें हमें क्या है ना कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि हम पहले रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद कंट्रोल करना। ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस तरीके से आप स्ट्रेटजीज बना रहे हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और फिर आप कुछ चीज़ों को लेके कंट्रोल करना होता है तो आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपने किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया है, और स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है, उनके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज़, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, ये सब
चीज़ों के ऊपर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। सीनियर मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही चीज़ें होता है कि उनको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी होती है। इसके अंदर भी आपके दो एलिगेंटमेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल में क्या है ना कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। और इंटरनल एलिगेंटमेंट में क्या होता है ना कि इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज तो आती है, साथ ही साथ आपके मिशंस, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स, आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज़, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, इन सब के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। ये थे आपके फंक्शंस। अब बात आती है रोल्स ऑफ एचआरडी प्रोफेशनल। अब एचआरडी के रोल क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आपका रोल होता है लर्निंग स्ट्रेटेजिस्ट, कि आपको कैसे एक्टिविटीज़ को आपको कैरी करना चाहिए, लाइक आपको किस तरीके से एक दूसरे के आप मतलब किस तरीके से स्ट्रेटजीज आप बना रहे हो ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, उनके ऑब्जेक्टिव्स है, आप उनको अचीव कर सको। उसके बाद आता है बिज़नेस पार्टनर। बिज़नेस पार्टनर का भी बहुत मेन रोल रहता है कि आपने किस तरीके से कोलैबोरेट मतलब एक दूसरे से बातचीत की हुई है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, पर्सनली किस तरीके से ले रहे हो एंड मैनेज प्रोफेशनल तरीके से कैसे ले रहे हो, तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर में ये है कि एचआरडी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको किस तरीके से आप प्लान करते हो, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, एंड फोकस आपका फाइनेंशियल भी तरीके से होना चाहिए कि फाइनेंशियली भी हम ये चीज़ें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है। फिर आता है प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड। एचआरडी का जो प्रोफेशनल वो इनका होता है कि आप किस तरीके से किस एरिया में आप वो होता है ना कि आप इसमें एक्सपर्ट हो, जिस कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको किसी क्रिएटिविटी में आप बहुत अच्छे हो, तो आप उसमें अगर एक्सपर्ट हो तो आपको उसी चीज़ में आपको काम करना चाहिए। अगर आप क्रिएटिविटी में हट के आप अगर किस अकाउंटेंट मैनेज करो तो उसमें वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप जिस चीज़ में आप जिस फील्ड में आप अच्छे हो उसी में आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज हमारा लास्ट टॉपिक एंड आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है किसी टॉपिक में या किसी और सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।